नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। हम आज बात कर रहे हैं बिहार की, जहां पर जेडीयू के कुछ पोस्टर्स काफ़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। इन पोस्टरों में दरअसल लाल किले को दिखाया गया है और दूसरी तरफ नीतीश कुमार का फोटो भी है। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक इफ्तार पार्टी में थे, वहाँ पर भी जहाँ वो बैठे थे उसके ठीक पीछे लाल किले का पोस्टर दिखाई दिया था। इसके बाद से ये सवाल उठ रहा है कि क्या इन पोस्टरों के ज़रिए जेडीयू नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री पद की महत्वाकांक्षा को दिखाना चाहती है। और बीजेपी ने इन पोस्टरों पर ऐतराज़ भी किया है। बीजेपी का कहना है कि जहां एक तरफ राज्य में हिंसा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में गिरिराज सिंह ने लिखा है कि जहां लाल किला का सपना पूरा हो गया, अब एफिडेविट करके नाम में ही पीएम सटवा लीजिए। तो ये गिरिराज सिंह ने एक तरह से तंज किया है नीतीश कुमार के ऊपर। वहीं बिहार बीजेपी के अध्यक्ष नए बनाए गए हैं सम्राट चौधरी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार लाल किले का फोटो लगवा कर देश को ये संदेश देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर उनकी नजरें हैं। आइए सुन लेते हैं। देखिए, नीतीश बाबू अब बूढ़े हो गए और हमको लगता है कि थोड़ा बीमार भी हो रहे हैं और थक भी गए बिहार को चलाते चलाते। कल तक जब तक वो तुष्टीकरण में नहीं थे, तब तक देखिए रूल ऑफ लॉ चल रहा था। जब से वो तुष्टीकरण के चक्कर में पड़े हैं, तब से रूल ऑफ लॉ खत्म हो गया। 2 दिन तक नालंदा और सासाराम जलता रहा और आदरणीय मुख्यमंत्री जी आराम से लाल किला का फोटो बनवाकर देश को मैसेज दे रहे कि हम प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। तो क्या बीजेपी तिल का ताड़ बना रही है? क्या छोटी सी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जा रहा है? क्या बिहार की हिंसा में और इन पोस्टरों में कोई संबंध है, जैसा कि बीजेपी बताने का प्रयास कर रही है? इन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अनुप्रिया जी हैं जेडीयू की प्रवक्ता और साथ ही धनंजय गिरी जी हैं बीजेपी के प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले अनुप्रिया जी, आप ही के पास आना चाहूँगा। जिस तरह से बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है इन पोस्टरों को लेकर, जिसमें कि लाल किले को दिखाया गया है, इस पर आपका क्या कहना है? और क्या वाकई ऐसा है कि इन पोस्टरों के जरिए जेडीयू ये संदेश देना चाहती है बिहार की जनता को, देश की जनता को, कि नीतीश कुमार जो है प्रधानमंत्री पद की दौड़ में है? अखिलेश जी, कल जिस इफ्तार पार्टी में माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मिलित हुए थे, वह एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम था, ना कि वो जेडीयू के द्वारा था। और लाल किला के पोस्टर के नीचे मैं फिर कहती हूँ कि ये हमारा जेडीयू का कार्यक्रम नहीं था, इसलिए इस पे इत्तेफाकन हम नहीं रखते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कई मंचों से कई बार कहा है कि ना ही हम प्रधानमंत्री की रेस में है, ना ही हमारी इच्छा है। लेकिन अगर मैं कहूं कि लाल किले के ऊपर इतनी ऐतराज है बीजेपी को, तो मुख्यमंत्री जी इस ओर जा रहे हैं कि लाल किला जैसे एक जो पुरानी हमारी संस्कृति है, जिसको हम लोगों ने देखा है, उसको जो इन्होंने निजीकरण किया है, उसके विरोध में, ये सरकार के खिलाफ में हम जाने के प्रयास में है कि जो सरकार अपने मित्रों के लिए सारे देश को बेच रही है, निजीकरण कर रही है, उसके खिलाफ हम हैं। जब देश की प्रधानमंत्री को देश की चिंता नहीं है, आपने अमित शाह जी को बिहार में रैली में सुना होगा। अमित शाह जी लाल किले का क्या संबंध है? लाल किले का इससे क्या संबंध है कि आप लाल किला दिखा रहे हैं? क्योंकि सब जानते हैं, देश का बच्चा बच्चा जानते हैं कि लाल किले पर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री देश जो होते हैं वो झंडा फहराते हैं। और अगर कोई मुख्यमंत्री लाल किले से जोड़ा जा रहा है किसी मुख्यमंत्री को, तो जाहिर सी बात है कि संदेश देना चाहते हैं कि उनकी मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा है। अखिलेश जी, इसको तब कहा जाता है कि जब ये जेडीयू का कार्यक्रम होता। मैं फिर कह रही हूँ कि यह एक निजी कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम के आयोजक ने यह पोस्टर लगाया था, हमारी तरफ से किसी भी तरह की यह बैनर नहीं थी, इसीलिए इसको महत्वाकांक्षा से जोड़ने का कोई अर्थ नहीं। लेकिन देश ने 8 सितंबर 2013 को भी याद किया है, जहां पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 करोड़ रुपए के लागत से पूरे एक लाल किले का सेटअप लगाया था। उसकी क्या मैं कहूं कि उसमें क्या मंशा थी प्रधानमंत्री मोदी जी की? बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने गुजरात में एक सेटअप लगा के 9 करोड़ रुपए का इस्तेमाल करके, राज्य की राशि को इस्तेमाल करके एक मंच तैयार करते हैं, उस मंच से बोलते हैं। और आपको याद होगा कि 15 अगस्त के दिन जहां एक तरफ मनमोहन सिंह लाल किले से भाषण संबोधित करे थे देश को, उसी दिन बतौर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सेटअप तैयार करके वहां से देश की जनता, गुजरात की जनता को संबोधित किया गया था। इसको राजनीतिक स्टंट कहा जाता है और ये एक सोची समझी साजिश थी और एक सोची समझी प्लानिंग थी
लेकिन यहाँ पे ये अंतर है, यहाँ पे मुख्यमंत्री जी का किसी भी तरह से पार्टी के कार्यक्रम में नहीं थे, वो जेडीयू की तरफ से कार्यक्रम में नहीं, सरकारी कार्यक्रम में नहीं थे, इसलिए इसको जोड़ना बहुत ही गलत है। और ये बीजेपी तिल का तार कर रही है, क्योंकि बीजेपी के पास में कोई मुद्दे नहीं है आज के डेट में देश की जनता से बात करने के लिए। तो कभी वो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, कभी वो किसी सांसद के सदस्यता की बात करते हैं, बात करेंगे, जो हिंसा हुई है बिहार में उस पर भी चर्चा करेंगे, उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन धनंजय जी हमारे साथ हैं। आपने सुना अनुप्रिया जी को बोल रही हैं कि तिल का ताड़ बनाया जा रहा है, ना तो जेडीयू का कार्यक्रम था, ना कोई सरकारी कार्यक्रम था, और अगर किसी निजी कार्यक्रम में लाल किले का फोटो लगा दिया जाता है तो उसको इस बात से जोड़ना, और बीजेपी के रविशंकर प्रसाद हो, चाहे गिरिराज सिंह हो, चाहे सम्राट चौधरी हो, बार बार उस पर तंज करना और ये कहना कि ये तो देखिए अपनी प्रधानमंत्री पद की महत्वाकांक्षा बता रहे हैं, ये बेतुकी बात है। ये जेडीयू का साफ तौर पर कहना है। अखिलेश जी, बिहार में दंगों का बवाल है, लेकिन नीतीश के दिल में लाल किले का मलाल है। बिहार लाल है, नीतीश कुमार लाल किले का स्वप्न देख रहे हैं। जहां सरबराह इस स्वप्न में तल्लीन हो, वहां की जनता गमगीन रहेगी। जदयू का कार्यक्रम होता है, नीतीश कुमार के पूरे पटना में, पूरे बिहार में पोस्टर लग जाते हैं कि बिहार की नीतीश कुमार अगला प्रधानमंत्री बनेंगे। नीतीश जी कहते हैं हमको किसी पद की लालसा नहीं है। छात्रों पर लाठियां चलती है, 2 दिन बाद पत्रकार नीतीश से पूछते हैं कि छात्रों पर लाठी चली है, हमको तो पता नहीं, हम पता करके बताएंगे। बिहार बदहाली बेकारी के उस दौर में पहुंच चुका है जहां कराहता बिहार है, बेहाल बेबस बिहार, पलायन को मजबूर। नीतीश जी सत्ता के नशे में चूर, दावते इफ्तार उड़ाते मुस्कुराते, खुद को पदलोलुपता से दूर बताते, और पदलोलुपता की प्रकाष्ठा नीतीश कुमार हैं। ये उनके हम नहीं कर रहे हैं, वो जिसके साथ जिसको उन्होंने डिप्टी सीएम बना रखा है, उन्होंने उनका नाम कुर्सी कुमार रखा, पलटू चाचा रखा, नाग और सांप क्या क्या नहीं कहा। इतना सुनकर भी जो व्यक्ति कुर्सी पर फेविकॉल तो पुरानी बात हो गई ना, अब तो साथ में आ गए धनंजय जी, आपको कह रहा है अब तो साथ में आ गए हैं, अब तो कहाँ, ये तो पुरानी बात हो गई है। कहा जा रहा है कि वो तो जो बातें आप कह रहे हैं, जो विशेषण दिए गए, वो तो पुरानी बात हो गई। अखिलेश जी अंगूर खट्टे हैं। नीतीश जी के दिल में लाल किले का बहुत मलाल है, लेकिन उनको पता है कि ये सपना साकार नहीं होने वाला है। मालूम है जन्नत की हकीकत, मगर दिल को बहलाने का गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो गालिबन एक लाल किले को बना करके और उसी को देख करके अपने अरमानों को, जो लोग बुला रहे हैं वो जान रहे हैं कि नीतीश के मन में क्या है, कि कौन सा लड्डू फूट रहा है। अरे रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था, बिहार दहल रहा है, नीतीश कुमार मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं अंगूर खट्टे हैं। तो लोग नीतीश कुमार जानते हैं कि उनकी, लेकिन धनंजय जी प्रधानमंत्री पद की महत्वाकांक्षा रखने में आखिर दिक्कत क्या है? देश में जो भी राजनीतिज्ञ है, जो भी राजनीति में आता है, सबकी इच्छा होती है कि प्रधानमंत्री बने देश का, इसमें क्या दिक्कत है? अखिलेश जी, अगर आप भी महत्वाकांक्षा रखते थे, इसमें कोई बुराई नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दिए गए संविधान की ताकत है। इस देश पत्रकारिता में ठीक है धनंजय जी, हम पत्रकारिता ठीक है। हर व्यक्ति नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति स्वप्न देख सकता है, बुराई उसमें नहीं है। बुराई उस हिपोक्रेसी में है, उस हिपोक्रेसी में बुराई है जो आप हाँ करें और नाना करें, नाना करें और हाँ कहें, बुराई उसमें है। आप कहते हैं तो मुख्यमंत्री भी नहीं बनना चाहते थे, जबरदस्ती बना दिया लोग। लेकिन उस कुर्सी के लिए कितने कुकर्म आपने किए, क्या क्या आपने विचारों का बदलाव किया, ये पूरा देश देख रहा है। आप इस देश के कितने नंबर के दल हैं, किस जगह आप पहुंचे हुए हैं, लेकिन लगातार जो आपकी हरकतें हैं, आप कांग्रेस को मंच पे बिठाते हैं और कहते हैं कि हम तो कब से इंतजार कर रहे हैं कि आई लव यू कौन बोलेगा। मतलब यू सेक्रीफाइस, आप सेक्रीफाइस करें। नीतीश जी की मंशा और नीतीश जी के स्वप्न दृष्टा में हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई गुरेज नहीं है। उनके ख्वाबों की ताबीर और लाल किले की तस्वीर में भी हमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ पे है, मौका क्या है, मौजू क्या है, परिस्थितियां क्या है, हालात क्या है, बिहार कहाँ है? जलता हुआ बिहार है, सुलग रहा बिहार है। बिल्कुल, इसी पर अनुप्रिया जी से पूछ लेते हैं। अनुप्रिया जी, दिक्कत की बात यह है, बीजेपी को लगता है कि ठीक है प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं या ना भी चाहें, लेकिन जो भी बात उनकी पार्टी के नेता भी कहें तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिहार में आज जो परिस्थिति है, रामनवमी के जुलूस के बाद जो हिंसा हुई, जिसके बाद गृह मंत्री को भी अपना एक कार्यक्रम रद्द करना पड़ा और यहाँ से केंद्र से जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस की टुकड़ियाँ भी भेजी गई, तो उसी बीच इस माहौल को लेकर के बीजेपी सवाल उठा रही है कि आखिर उस माहौल पर नियंत्रण करने के बजाय ये सारी बातें क्यों की जा रही हैं? अखिलेश जी, पहली बात की जो घटना हुई है वह 30 तारीख की घटना है और कल जब कार्यक्रम था वह 3 अप्रैल था। मुझे लगता है ये 4 दिन का गैप है और जो भी दंगा हुई उस पर 2 दिन में पूरे भी तरह से पुलिस ने कार्रवाई की और स्थिति नियंत्रण में है। आज तक आपको जानकारी होगा कि बिहार में जिन जिलों में ये घटना हुई थी, 38 जिला में मात्र 2 जगह पे ये कार्यक्रम घटना हुई, जहां पे
आज तक में इंटरनेट की सेवा बंद कर दी गई, इसलिए कि किसी भी तरह का अफवाह ना फैले, लोग किसी भी तरह के हाथाहाथ नहीं। लेकिन मुझे बहुत ही संवेदनहीन गृह मंत्री की बात को लेकर के मुझे लगता है कि आपको बहुत आश्चर्य होगा कि जब सब गृह मंत्री जी यहाँ पे बिहार में थी और उस दिन दंगा की खबरें आ रही थी, गृह मंत्री जी ने मंच से एक बार भी यह नहीं कहा कि बिहार वासियों कृपया एक विपक्ष के, मान लीजिए बिहार में विपक्ष में है लेकिन देश में इनकी सरकार है, एक बार इन्होंने अपील नहीं किया कि आप इस तरह की घटना में शामिल मत होइए, यह देश जल रहा है, हमें दुख हो रहा है। लेकिन इन्होंने उस मंच से यह कहा, नहीं उन्होंने कहा कि देश के गृह मंत्री, उनको चिंता है कि जो राज्य है उसमें शांति होनी चाहिए, ये बात तो उन्होंने कही थी कि वो देश के गृह मंत्री हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति होनी चाहिए। अखिलेश जी मैं बोले, धनंजय जी मैं बोलूं उसके बाद में, उन्होंने यह कहा, आप धनंजय जी इनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, मैं आपको समय दूंगा, मेरे पास अभी 2 मिनट है जी। धनंजय जी अपनी बात पूरी कर लें। हम दंगाइयों को पकड़ के उल्टा लटका देंगे। तो पूछ रहा है धनंजय जी, गुजरात में हुए दंगा में जो बिल्किस बानो की जो जिस तरह से उन पे जघन्य अपराध हुआ था, उन अपराधियों को आपने मिठाई और माला देकर स्वागत किया। पूछ रहा है गुजरात उन अपराधियों का क्या हुआ? पूछ रहा है आपका गुजरात जहां पे आपने अभी महाराष्ट्र में दंगा हुआ है, पूछ रहा है आपका महाराष्ट्र की वहां दंगा क्यों हुई, इसकी जिम्मेदारी क्या नहीं थी? और इतनी संवेदनहीन। ठीक है अनुप्रिया जी, अब आपने अपनी बात रख ली है, मेरे पास समय की कमी है, मेरे पास समय की कमी है। धनंजय जी आपके पास केवल 1 मिनट ही बचा है, माफी चाहता हूँ, समय की कमी है। आप इनका जवाब दे दीजिए कि केंद्र सरकार को क्या इस पर राजनीति करनी चाहिए थी, क्या बीजेपी को इस पर राजनीति करनी चाहिए थी जो कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है उसको लेकर। धनंजय जी केवल 1 मिनट का समय है, संक्षेप में अपनी बात रख दें। बिहार के नक्कारे निजाम नीतीश कुमार से हम इसी अपेक्षा करते हैं, नीतीश की उस तरह की घटनाएं और उस तरह घटना पे ये कहना कि सिर्फ 2 ही जगह हिंसा हुई, सिर्फ कुछ ही लोग मरे, यानी कि आदमी के जान माल की कोई कीमत नहीं है। सरकार के नजर में संवेदनहीन सरकार हो चुकी है, जहां के आम आवाम के जान माल की कोई कीमत ही नहीं है। और उनके आपके गृह राज्य में अब नेट बंद है और अनिश्चित काल तक स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और नीतीश कुमार दावतें इफ्तार उड़ा रहे हैं। यानी कि उनको कैसे नींद आती है निजाम को, ऐसे निजाम को जब चल रहा है पूरा प्रदेश, ऐसे आदमी को नींद कैसे आती है, ख्वाब कैसे देखते हैं और ख्वाबों की ताबीर की तस्वीर कैसे ढूंढते हैं। ये उनकी निसंदेह उनकी नीचता को, उनकी निर्दयता को और उनके निसंस होने की आपको सिर्फ बानों की चिंता है, बिहार की चिंता नहीं है। मैं माफी चाहता हूं अनुप्रिया जी, धनंजय जी, आप दोनों से माफी चाहता हूं, मेरे पास समय इतना ही है इस बहस के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए। एक बहुत ही संवेदनशील मसला है, लेकिन एक तरह से इस पर राजनीति भी हो रही है और देखना हो कि आगे किस तरह से इस पर जो राजनीतिक पार्टियां हैं अपना स्टैंड क्लियर करती हैं। फिलहाल हॉट टॉपिक में वक्त एक ब्रेक का। अगले लोकसभा चुनाव में अब केवल 1 ही साल का वक्त बचा है। इसी साल कई सारे विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं और बीजेपी आने वाले चुनाव को देखते हुए अनुसूचित जाति वर्ग में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रही है। 6 अप्रैल बीजेपी का स्थापना दिवस है और इससे 14 अप्रैल तक बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती तक बीजेपी पूरे देश में सामाजिक न्याय अभियान चलाएगी, सामाजिक न्याय सप्ताह के तहत। क्या रणनीति है बीजेपी की, हमारे सहयोगी रविशंजन शुक्ला की रिपोर्ट। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में मंगलवार को राष्ट्रीय महासचिवों के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुलाकात की। इस बैठक में 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी की चुनावी रणनीति और 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह मनाने की तैयारियों की समीक्षा भी की गई। बीजेपी सामाजिक न्याय सप्ताह को देश भर में जोर शोर से मनाएगी। इसके तहत 6 अप्रैल को बीजेपी के स्थापना दिवस पर मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले और 14 अप्रैल को अंबेडकर की जयंती को धूमधाम से मनाया जाएगा। राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों को अनुसूचित जाति के लोगों के बीच कार्यक्रम करने को भी कहा गया है। इस अभियान के तहत अनुसूचित समाज के 2 लाख बस्तियों तक पहुंचने की कोशिश है। उस दिन प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन होगा। उद्बोधन से पहले सभी कार्यालयों में ध्वजारोहण होगा और प्रधानमंत्री हमारा मार्गदर्शन करेंगे, उस मार्गदर्शन पर हम आगे चलने का संकल्प लेंगे। उसके बाद में 11 तारीख को ज्योतिबा फुले जी का जन्मदिन है, 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन है और दोनों महापुरुषों ने सामाजिक एकता समरसता के लिए बहुत बड़ा त्याग और तपस्या की है।
और अनुजाति वर्ग के लिए नहीं, उन्हें समरस समाज, सभी समाज के लिए काम किया है। एक मजबूत भारत में योगदान रहा है। इस साल 5 राज्यों के चुनाव हैं। सामाजिक न्याय के मामले पर डीएमके भी तमिलनाडु में कार्यक्रम कर रही है, जहां 13 विपक्षी पार्टियों के नेता भी पहुंचे हैं। यही वजह है कि चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं को साधने की रणनीति के तौर पर इसे देखा जा रहा है। अभी भी हम न्याय की अवधारणा से बहुत दूर हैं। अभी भी देश के लोगों को, खासतौर पर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और माइनॉरिटी के लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। और मिले भी कैसे, जब एक तरफ एम नागराज की जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की कहती है कि डाटा होना चाहिए, तभी सरकारें कोई वो बनाए, तभी एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन तय हो सकता है जब डाटा हो, और दूसरी तरफ जातिगत जनगणना को खुद केंद्र सरकार डिनाई करती है। इसका मतलब वो न्याय देना नहीं चाहती। लेकिन आज के इस प्रयास से पूरे देश का विपक्ष एकजुट होगा। कई दशकों से सामाजिक न्याय पखवाड़ा मनाती आ रही है। पिछली बार भी मनाया था, उससे पिछली बार भी मनाया था। और जो नेता टिप्पणी कर रहे हैं, उनके जन्म से पूर्व भी भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ की सामाजिक कमिटमेंट है। और 6 अप्रैल भाजपा स्थापना दिवस से लेकर 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी तक, और बीच में 11 अप्रैल बाबा फूले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार इस पर काम करते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के 19 आरक्षित सीटों में से 14 पर बीजेपी को कामयाबी मिली, जबकि 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 14% अनुसूचित जाति के वोट लेकर बीजेपी ने सवर्ण पार्टी का मिथक तोड़ दिया है। अब इसी तरीके की रणनीति वो पूरे देश भर के चुनाव में अपनाना चाहती है, और ये उसी दिशा में एक पहल भर है। दिल्ली से राकेश कुमार सिंह के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।